वाटर की, चलो बोट की स्पीड को y मान लें तो डाउनस्ट्रीम में ऐड होगा क्योंकि दोनों ही नीचे जा रहे होंगे, और अपस्ट्रीम में माइनस होगा। बोट की स्पीड से माइनस करना है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। अगर बोट पानी की स्पीड से ही कम जा रही है तो बोट की क्या जरूरत है हमें, समझे? बोट तो तेज ही होगी ना। तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड से माइनस करना है हमेशा आपने रिवर की स्पीड को। ये थोड़े से रूल्स हैं जो आप कॉमन सेंस के तौर पर फॉलो किया करो। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट समझ में आ गया। बस आगे सब कुछ है आपके पास। नीचे जाते हुए दोनों की स्पीड ऐड, और अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, बच्चों मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने अपनी प्री बोर्ड सीरीज़ में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बच्चों एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझा। आज हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों, जिनको मैंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले हम एजीज का, जैसे फिर एरियाज़ का, फिर हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट वाले, उसके अलावा स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस, फिर हम 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। इस तरह से मैंने इसको टाइप में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। सॉरी। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों टाइप 1 जो है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसमें हम एरिया रिलेटेड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 में। इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस टाइप का। इसका पेरीमीटर गिवन है बच्चों, वेयर लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन दी विड्थ। इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ होगी बच्चों, और ये विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ से 6 सेंटीमीटर मोर है, और हमने इसकी डायमेंशंस का पता करना है बच्चों। आइए देखें कैसे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल की लेंथ को x मान लो, तो विड्थ आप y मान लो बच्चों, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। चैप्टर ही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है, तो विड्थ आप y मान लो। अब आप फर्स्ट कंडीशन लगाओ। इसका पेरीमीटर हमें 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इसका जो पेरीमीटर है वो 52 है। मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा 52 सेंटीमीटर है बच्चों। यहाँ से आप एल और बी की वैल्यू पुट कर दो। एल हमारा एक्स है और बी हमारा वाई है, इज इक्वल टू 52। ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो x प्लस वाई आपके पास 2 टू द 4 2 6 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बच्चों इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। मीन्स लेंथ इसकी कितनी है? हमने सपोज की x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मोर, मीन्स 6 प्लस वाई। ये आपकी दूसरी कंडीशन बन गई। ये तो सीधा ही आपका सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई बच्चों। अब इसमें x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई है। ये वाली वैल्यू x की आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1
x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 था हमारा। यहां से x की वैल्यू 6 प्लस वाई हमने पुट कर दी। 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 6 20। यहां से y की वैल्यू आपकी 10 आ गई बच्चों। अब y 10 है तो x कैसे आएगा? y की वैल्यू 10 आप यहां भर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 6 प्लस 10 16। हमें डायमेंशंस पूछी थी बच्चों, हमारे पास लेंथ x मानी थी, ये आपकी 16 आ गई, और विड्थ आपकी y मानी थी, ये 10 आ गई। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। यस, ये वही रेक्टेंगल वाला पिछली टाइप वाला क्वेश्चन ही है बच्चों। आपके पास एक रेक्टेंगल है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर more than the width। एक तो ये कंडीशन है बच्चों, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन दी विड्थ। लेंथ आप इसकी x मान लो, विड्थ आप इसकी y मान लो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सॉल्यूशन में हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन दी विड्थ मीन्स लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। विड्थ प्लस 4, लेंथ हमने x मानी थी बच्चों, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू योर सेकंड कंडीशन half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 मीटर more than the width। ये तो हमने ले ली। half the perimeter of rectangular garden is 36 सेंटीमीटर। यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने। क्या कंफ्यूजन है? हाफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर हाफ है जो, वो 36 सेंटीमीटर है बच्चों, गलती मत कर देना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 सेंटीमीटर। ये तो बीच में दूसरी कंडीशन आ गई, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको पता ही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये तो कंडीशन हमने निकाल ली, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, ये हमारी कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 सेंटीमीटर। मतलब इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? नहीं बच्चों, इन्होंने दिया है हाफ द पेरीमीटर, इसका हाफ 36 है, मींस ये 2 यहां पर नहीं आएगा। हाफ 36 दिया हुआ है बच्चों। और अब L हमने x मानी है और B हमने y मानी है, ये 36 आ गया बच्चों। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन था, लेकिन समझ जाना। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 दिया हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इस इक्वेशन में अगर भर देंगे तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यहां पर भर दो बच्चों, प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32। यहां से y की वैल्यू 16 आ गई बच्चों।
अब y 16 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको y की वैल्यू को भर दो आप, यहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी। x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, x आपका आ गया 20 मीटर। दिस इज योर आंसर। उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। लेंथ हमारी x है बच्चों, ये आपका 20 मीटर इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी को आप कमज़ोर मत समझो, अगर आप अकेली एनसीईआरटी ही कर लोगे ना अच्छे ढंग से तो मेरा दावा है आपके 90% मार्क्स तक तो वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी बुक्स में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। यस, ये दो कंडीशन में है बच्चों। साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन लिखना शुरू कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी होती है और कंफ्यूजन रहती है। जैसे जैसे आपके दिमाग में आती जाए कंडीशन आप लगाते जाया करो, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। फर्स्ट में बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। मैं कंडीशन मानकर समझाता हूं आपको। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ विल बी y। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। ये तो कॉमन सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, अगर लेंथ हम 5 यूनिट्स घटा दें, इफ लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5 हो गई, हमने x माना था, और ब्रेड्थ जो है वो हम 3 यूनिट्स बढ़ा दें कुछ ऐसे, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो जनरली हमें पता ही है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों, अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट घटा दें और उसके ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें, तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। तो मींस कि ये वाला एरिया जो है ये पहले वाले एरिया से 9 यूनिट्स कम होगा। यहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये वाला एरिया इज इक्वल टू पहला एरिया -9। ये बन गई आपकी। इसे सॉल्व कर लो आप, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। यहां से बच्चों xy तो कैंसिल हो गया। आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15, उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो यहां 6 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। इसे आप 1 नंबर देके छोड़ दो। अब सेकंड कंडीशन में आओ। सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, अगर लेंथ, बट इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ भी 2 यूनिट्स। अब लेंथ भी हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ भी हमारी 3 यूनिट्स बढ़ गई और ब्रेड्थ भी हमारी 2 यूनिट्स बढ़ गई, तो एरिया ऑब्वियसली अब बढ़ेगा। एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया विल बी इक्वल टू
x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब ये वाला एरिया इस वाले पहले वाले एरिया से 67 यूनिट्स ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या बनी, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहां से एक्स वाई कैंसिल हो गया बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 61। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। अब आगे तो आपको करना आता ही है, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठी करके लिख लो। दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। सेकंड हमारी ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब देखो कैसे करेंगे, ये एलिमिनेशन से करना इजी रहेगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को निचली वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, और निचली वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और यहां पर 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, 183। अब क्या करेंगे हम, ये कट नहीं रहे बच्चों तो इनके साइन चेंज कर दो। अब ये कैंसिल हो गए, माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12 171। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां से y की वैल्यू आपकी आ गई 171 बाई 19। ये जाएगा 9 के टेबल पर शायद, यस 99 का 171। y आपकी 9 आ गई बच्चों। अब ये y किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में भर के आपके पास x आ जाएगी। ये y की वैल्यू मैं फर्स्ट ओरिजिनल इक्वेशन में भर रहा हूं, 3x माइनस 5y, y हमारा 9 है, 5 इंटू 9 45 इज इक्वल टू 0, माइनस 45 उधर जाकर प्लस हो जाएगा बच्चों, ये आ गया 51। यहां से x आपका आ गया 17। यस, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये x माना था हमने, रेक्टेंगल की लेंथ हुई 17 और विड्थ हमारी y 9। दिस इज योर आंसर। बढ़िया था क्वेश्चन बच्चों, अच्छा था क्वेश्चन, इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्पलर में देखा तो बढ़िया लगा, इसीलिए इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल आप देखकर सॉल्व भी कर सकते हो। आपका लेवल इतना तो हो ही गया बच्चों। यहां पर ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे करोगे बच्चों, बड़ा इजी था। ये रेक्टेंगल है हमारा, आपको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। बस अब इसे आप सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन इजी होगा या एलिमिनेशन, कैसे मर्जी कर लो, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कोफिशिएंट 1 है, इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब इसे दोबारा से लिखो, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 39, ये आ गई 3x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब देखो बच्चों ये कट नहीं रहे तो इसके साइन चेंज कर दो,
ये कट गए। अब 9 माइनस वाई, 9y माइनस वाई 8y इज इक्वल टू 39 माइनस 7 32। यहाँ से y आपका 4 आ गया बच्चों। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में भर दो। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है बच्चों, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से y की वैल्यू 4 भर दो तो 4 3 का 12 इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू 13 माइनस 12 1। ये x आ गई बच्चों, ये y आ गई। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा था कॉन्सेप्ट के लिए। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब हम टाइप 2 में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो है हमारे एजिस के ऊपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो, चलो फिफ्थ हो गया सीरियल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। एक फादर की एज अपने दो बच्चों की एज के सम के ट्वाइस के बराबर है। सबसे पहले वेरिएबल्स मानेंगे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी x ईयर्स। तो दोनों बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, दोनों बच्चों की एज को इकट्ठा हमने y मानना है। एंड एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, वो हमने y ईयर्स मान लिया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, दो बच्चों की उम्र का सम हमने माना है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन स्टार्ट होगी अब। आफ्टर 20 ईयर्स, चलो यहां से पहले कंडीशन पहले लगा दें हम। इसकी कंडीशन क्या है फर्स्ट, तो प्रेजेंटली द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। सम, ये सम माना है हमने, सम ऑफ एंड सम ऑफ एजेस। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन नंबर 1, फादर की एज इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। टू चिल्ड्रन की एजेस का सम हमने y माना है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। प्रेजेंटली x इज इक्वल टू 2y आ गया। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि हमने दोनों एजेस को पहले ही सम के रूप में y ले लिया। चाहे एक 10 साल का है, एक 20 का, टोटल 30 ही जैसे हमने सपोज कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन में आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, ध्यान देखना, ध्यान से देखना बच्चों, कंफ्यूजन अभी थोड़ी सी हो सकती है। आफ्टर 20 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बी, फादर की एज कितनी होगी बच्चों? आपकी उम्र आज 15 साल है, 20 साल बाद कितनी होगी? 35। ऑब्वियसली अगर फादर आज x ईयर्स का है तो 20 साल बाद उनकी एज x प्लस 20 ईयर्स हो जाएगी। हिज आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज वुड बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। यस, 20 साल बाद बच्चों जो फादर की उम्र है वो बच्चों की उम्र के सम के बराबर होगी। तो 20 साल बाद बच्चों की उम्र कितनी होगी? एंड सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन कितनी होगी बच्चों? ध्यान से सोच के बताना। दोनों की उम्र 20 साल बाद कितनी होगी बच्चों? 20 साल ऐड कर देंगे, y प्लस 20। ठीक है बच्चों? नहीं बच्चों, 20 साल बाद ये दोनों की एज का सम हमने y लिया था। 20 साल बाद दोनों की उम्र 20-20 साल बढ़ जाएगी। तो यहां पर
20 साल बाद दोनों की एज का सम y + 40 हो जाएगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात थी समझने के लिए। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एज ऑफ फादर 20 साल बाद x + 20 थी, ये दोनों बच्चों की उम्र के सम के बराबर होगी। यहां से x - y आपका 20 आ गया बच्चों। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मेरे ख्याल से इक्वेशंस बनाना जरूरी होता है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। अब देखो x = 2y अगर मैं यहां पर भर दूं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू 2y मैं इस इक्वेशन में भर रहा हूं बच्चों। 2y - y = 20। यहां से y 20 आ गया बच्चों। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन हमारे पास 20 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड फादर्स प्रेजेंट एज। y 20 है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी? x = 2y। x = 2y, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी 2 × दिस y 20। दिस इज इक्वल टू 40। फादर की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है बच्चों। क्वेश्चन बढ़िया था, ये कंसेप्ट बड़ा बढ़िया लगा था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चे जनरली गलती करते। एग्जाम्पलर का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था बच्चों इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझना, अगर ना समझ आया पॉज करके बैक जाकर फिर दोबारा से देखना बच्चों, ये y + 40 कहां से आया, इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है हमारा, ये भी एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। यहां पर 2 years ago the age of Ram was thrice as old as his daughter। ये thrice है बच्चों, twice लग रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चंस में राम और डॉटर की बात हो रही है बच्चों, तो पहले आप इनकी प्रेजेंट एज, ये आप अपनी आदत बना लो कि इनकी प्रेजेंट एज ही माना करो। लेट प्रेजेंट एज of Ram is x years and present age of his daughter is y years। तो बात हो रही है बच्चों 2 साल पहले की, तो 2 years ago Ram was, यहां से 2 years माइनस कर दो बच्चों, x - 2 years old and his daughter y - 2 years। now according to first condition of the question, फर्स्ट कंडीशन बोल रही है बच्चों कि 2 साल पहले राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। मतलब राम की एज अपनी डॉटर की एज से 3 गुना थी। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, x - 2 = 3y - 6, x - 3y = -4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, एंड 6 years लेटर। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो मैंने क्या किया, 2 years ago तो और 6 year लेटर्स, तो उसको हमने कंपेयर करने के लिए प्रेजेंट एज को माना। ऐसे ही किया करो, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है। एंड में हमारे आंसर x और y की टर्म्स में आएंगे, जो हमने प्रेजेंट एज ही मानी है। इसीलिए इसको कंफ्यूजन में मत रखा करो। एज वाले स्पेशली क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि आप प्रेजेंट एज ही माना करो हमेशा, क्योंकि x और y प्रेजेंट एज में आएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 8 से 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी ये बताओ, तो प्रेजेंट एज निकल गई, उसमें 5 years जोड़ देना, पीछे पूछा हो तो माइनस कर देना। मगर ऑलवेज कंसीडर प्रेजेंट एज।
ये बात बड़े ध्यान से मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट भी बताई है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली 6 ईयर्स लेटर, अब यहीं से अगर हम बात करें 6 साल बाद की, अब हम बात करेंगे बच्चों 6 साल बाद की, 6 ईयर्स लेटर, 6 ईयर्स, आज से 6 साल बाद राम की उम्र क्या होगी बच्चों, x + 6, उसके लड़की की उम्र कितनी होगी बच्चों, y + 6, दोनों में 6 साल बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, अब राम जो है वो अपनी लड़की की उम्र के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, मींस राम की उम्र बराबर है लड़की की उम्र का ट्वाइस और उससे 4 साल ज्यादा। ये बात समझने वाली थी। अब इसको आप इक्वेशन के तौर पे फॉर्म कर लो, x + 6 = 2y + 12 + 4, यहां से आपके पास x - 2y = 12 4 16 - 6 10 आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व तो करना आपको आता ही है, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे लिखो। पहली इक्वेशन थी बच्चों हमारी x - 3y = -4, दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 10। यहां से ये कट नहीं रहा तो साइन चेंज कर दो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, -3y + 2y - y, -4 - 10 - 14। तो y की वैल्यू अगर -14, y की वैल्यू 14 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में भर के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां भर लो, x y 14 है तो x आएगा 14 2 का 28 = 10, x आ गया आपके पास 38। प्रेजेंट एज ही उन्होंने पूछी थी, राम की कितनी है 38 ईयर्स बच्चों, और उसकी डॉटर की उम्र है 14 साल। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये एनसीईआरटी में से लिया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। 5 ईयर्स एगो, सबसे पहले आप वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं। इसमें 2 ही वेरिएबल है, एक नूरी है एक सोनू है, तो उनकी प्रेजेंट एज पहले ही मान लिया करो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लो बच्चों, और सोनू की एज y ईयर्स मान लो। अब कंडीशन में आ जाओ, कंडीशन में क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो ये पहली कंडीशन है बच्चों। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, वो बाद में देखेंगे। 5 ईयर्स एगो में पहले इनकी एज मानो, नूरी वाज, आज से 5 साल पहले नूरी कितनी उम्र की थी, 5 साल घटा दो। उसी तरह से सोनू की उम्र कितनी होगी, उसमें से भी 5 साल घटा दो आप। अब कंडीशन लगाओ, 5 साल पहले नूरी की उम्र थ्राइस थी सोनू से, मीन्स नूरी की उम्र 3 गुना थी सोनू की उम्र से। अब आप स्मार्ट बच्चे हो बच्चों, एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो, x - 3y = -15 + 5 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। 10 ईयर्स लेटर, जैसे ये 5 ईयर्स एगो था, अब हम देखेंगे कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर क्या होगा। नूरी की उम्र देखो पहले कितनी होगी बच्चों, ये सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो गई। नूरी की उम्र 10 साल बड़ी हो जाएगी, सोनू की उम्र भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनमें आपस में अब क्या रिलेशनशिप बनेगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी की उम्र
सोनू की उम्र से ट्वाइस होकर रह जाएगी। पहले वो 3 गुना थी, अब ट्वाइस रह गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से x माइनस 2y आपके पास 10 आ गया बच्चों। ये दो इक्वेशंस आपकी फॉर्म हो गई। अब मेरे ख्याल से सॉल्व करना इजी है। इन दोनों को कोई इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिखो बच्चों। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। कहीं गलत तो नहीं हो रहा? x प्लस 2y माइनस 15 प्लस 5, ये भी 10 ही है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, गलत हो गया बच्चों कहीं पर, फिर तो y 0 आ जाएगा। यही कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 10 years later x plus 10 y plus Nuri will be twice of 2y plus 20। x minus 2y is equal to 20 minus 10। यहाँ पर माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 था। यस, यहाँ पर माइनस 10 होगा बच्चों। ये माइनस 10 था क्योंकि 0 आ जाता फिर। अब इसे कटिंग कर लो बच्चों। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई। यहाँ पर माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, वाई आपकी 20 आ गई। ये तो अब आपको आता ही, किसी भी ओरिजिनल वैल्यू में भर के आप x भी निकाल सकते हो। मैं इस इक्वेशन में भर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 20 माइनस 40 हो गया, माइनस 40 उधर का प्लस, x आ गया 50। x क्या था? नूरी की प्रेजेंट एज है 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th हमारा। ये CBSE 2020 में आया हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। यहां पर दो वेरिएबल कौन होंगे बच्चों? फादर और सन। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? इनकी प्रेजेंट एज को आप सपोज कर लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स और सन की कितनी होगी बच्चों? y ईयर्स। अब पहली कंडीशन पर आ जाओ। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन। यस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फादर की प्रेजेंट एज उसके सन की एज के 3 गुना से इज 3 years मोर देन। यस, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब फादर की उम्र बच्चे की उम्र से के 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है। देखो कितने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इक्वेशन पे पता नहीं क्या बोला जा रहा है। यहाँ से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सॉरी, इसे आप 1 नंबर नाम दे दो। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? 3 years हैंस, हैंस मीन्स बाद में, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। पहले तो देखो फादर की एज कितनी होगी? फादर की एज होगी x प्लस 3, तो सन की उम्र कितनी होगी? वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनमें क्या रिलेशनशिप होगा? फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मीन्स फादर की उम्र अपने सन की उम्र के ट्वाइस से, पहले सन की उम्र लिखो फिर उसका ट्वाइस लिखो, उससे 10 साल ज़्यादा है बच्चों। अब यहां से दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और 6 16 माइनस 3 13। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस बन गई। अब सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है।
अब इन दो इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लो बच्चों। ये है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरी है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। अब इनको आप माइनस कर साइन चेंज कर लो अगर नहीं कट रहे। -3 + 2 -y, 3 - 13 -10, y आपका 10 आ गया बच्चों, 10 ईयर्स। इसे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू भी निकाल लो। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, यहाँ पर हम y की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं। x माइनस 30 इज इक्वल टू 3, x हो गया 33 ईयर्स। प्रेजेंट एज फादर की हो गई बच्चों 33 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। अब इसी के साथ बच्चों हमारी एज वाली टाइप खत्म हो गई है। इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों अब थर्ड टाइप की हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे ऑब्वियसली बोट वाले क्वेश्चन होंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको इनके थोड़े से मतलब समझाना चाहूँगा कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही क्यों लेते हैं। आइए देखें। जैसे कि आप ये कंसीडर कर लो कि ये रिवर है और रिवर में पानी है। ये तो आपको पता ही है कि ये पहाड़ों से निकलता हुआ समुद्र की तरफ बहता रहता है। तो एक साइड इसकी अप होगी बच्चों, जैसे कि ये माउंटेन से निकल कर रिवर यहाँ मैदानी इलाकों में आएगी और फिर अगर यहाँ पर समुद्र होगा, मान लो ये सी है, तो यहाँ से पानी बच्चों एक ही तरफ बहता है। ये तो आपको कन्फर्म है चीज़ कि रिवर में पानी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी और जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है बच्चों, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। क्यों डाउनस्ट्रीम बोलेंगे हम? क्योंकि डाउनस्ट्रीम की डायरेक्शन भी ये होगी, ये वाटर के बहने की डायरेक्शन है। डाउनस्ट्रीम इसीलिए बोलेंगे बच्चों कि ये कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि नीचे से ऊपर की तरफ बहता हो, या आप घर में टंकी पानी की सबसे निचले वाले पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर पे लगाई हो और पानी आपका वहाँ से चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर आ रहा हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी के बहने की डायरेक्शन, जिस तरफ पानी को बह रहा है उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं बच्चों। और ये डाउनस्ट्रीम जो है, इसे डाउनस्ट्रीम का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन टू अर्थ, डाउन जाता है पानी, इसीलिए पानी की डायरेक्शन हमेशा डाउनस्ट्रीम होगी। अब देखें अपस्ट्रीम क्या होगी। अब बच्चों यहां पर डाउनस्ट्रीम आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो, यहां पर एक बोट है बच्चों, मोटर बोट की बात कर रहे हैं, ये तो सेल बोट हो गई, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए। ये बोट है बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। पानी तो पहाड़ों से निकलकर नदी में बहता हुआ समुद्र की तरफ जाता है और समुद्र का लेवल जो है वहीं से हम सभी हाइट को मेजर करते हैं। ये वाली हाइट ऊपर होगी जिस तरफ पानी बहता जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो बच्चों, तो ये वाला पॉइंट का लेवल इससे हमेशा डाउन होगा जैसे हम नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पानी वापस तो आ नहीं सकता। तो अपस्ट्रीम क्या चीज है बच्चों? जो डायरेक्शन पानी के बहने की डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड में होगी उसे अपस्ट्रीम बोलेंगे बच्चों।
पानी अगर नीचे की तरफ बह रहा है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन जो है अगर डाउनस्ट्रीम होगी तो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ चलेगी तो उसे अपस्ट्रीम बोलेंगे बच्चों। ये कन्फ्यूज़न बड़े बच्चों को रहती है, ये ध्यान से आप समझ लो। पहले इतनी बात समझ आ गई। अब अपस्ट्रीम में कौन होगा? पानी तो नहीं जाएगा, लेकिन बोट के पास ऑप्शन है बच्चों। ये बोट हमेशा डाउनस्ट्रीम भी जा सकती है और अपस्ट्रीम भी जा सकती है। ऑब्वियसली ये सेल बोट थोड़ी सी हटा दो आप, ये मोटर बोट कंसीडर कर लो आप। वो अपस्ट्रीम भी जा सकती है और डाउनस्ट्रीम भी, मींस वो पानी की डायरेक्शन में भी चल सकती है और पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वो चल सकती है। जब वो पानी की डायरेक्शन में जाएगी तो डाउनस्ट्रीम कहलाएगी, जब वो पानी की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी बच्चों तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगी, ऊपर की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम मान लो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं पानी की स्पीड को, मान लो कि स्पीड ऑफ वाटर हमारी, स्पीड ऑफ वाटर हमारी कोई भी स्पीड हो, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये स्पीड हमेशा नीचे की तरफ ही बहती जाएगी, तो ये एक तरफ डाउनस्ट्रीम की तरफ ही होगी। और बोट की, अगर पानी खड़ा हुआ है, सिर्फ बोट की अपनी स्पीड, पानी की स्पीड को ऐड नहीं करना। अगर ये झील में खड़ी होती बोट जहां पे पानी नहीं चल रहा, स्टैंडिंग वाटर है, वहां पर बच्चों बोट की जो स्पीड है, इसे अगर 2 किलोमीटर अपनी स्पीड से बोट चलती है, ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगी, 40 किलोमीटर मान लो, तो स्पीड ऑफ बोट अगर 40 किलोमीटर की तरफ, ये झील में इसकी मतलब अपनी स्पीड है अकेली, इसमें वाटर की स्पीड ऐड नहीं हुई। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। बोट अपने इंजन से स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और अगर वो पानी चलने लगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी चलने लगे तो डाउनस्ट्रीम में ध्यान देना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डाउनस्ट्रीम में D/S डाउनस्ट्रीम है, तो उनकी इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी बच्चों? बोट भी नीचे की तरफ जा रही है, वाटर भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। बोट को कम जोर भी कम लगाना पड़ेगा और स्पीड भी तेज हो जाएगी। लेकिन अगर बोट ऊपर की तरफ गई तो पानी नीचे की तरफ बह रहा है, वो तो हमेशा ही डाउनस्ट्रीम बहेगा। मगर बोट अपस्ट्रीम जा सकती है बच्चों, पानी नीचे जा रहा है, बोट अपस्ट्रीम आ रही है, तो दोनों की जो इफेक्टिव स्पीड होगी बच्चों वो माइनस हो जाएगी। बोट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, तो इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी बच्चों इफेक्टिव। ये बात को बड़ी इजीली अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों पूरे इस बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में। हम वहां पर करते कुछ नहीं, हम सिंपली बोट की स्पीड को x मान लेते हैं। बोट की स्पीड को सिंपली अगर हम x मान लें बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो, फ्लो चार्ट के लिए बढ़िया रहेगा आपके बच्चों। क्योंकि वीडियो बड़ा बनने लग गया, तो बोट वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। आप इसको रिवाइज करना बच्चों अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट टाइप में हम करेंगे बोट की प्रॉब्लम्स, और भी कई प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं हमारी, तो आप इसे अच्छे से ट्राई करना बच्चों। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।